Hello everyone, welcome to my YouTube channel, AV Classes. Let's start a new chapter today, that is the wave optics part. Now, we had already discussed the ray optics part, in which we are talking about the phenomena like refraction, reflection, total internal reflection, which is based on the particle nature of light. Now, as we know, light possesses dual nature. It behaves as wave as well as particle. So there were various theories given regarding the nature of light. Like first theory is Corpuscle's model, Corpuscle's model of light. Second theory is what? Christian Huygens, Christian Huygens theory of light. Third one is electromagnetic theory of light, electromagnetic theory. And fourth one is what? Quantum theory of light. Okay. So generally these are the theories given by various physicists regarding the nature of light. In wave optics part, we generally discuss about this theory, that is the Christian Huygens theory of light, the concept of wavefront. What is wavefront? So stay throughout this lecture. Subscribe and share my YouTube channel. Okay. See, what is wave? Whenever there is a vibratory disturbance takes place in a medium, wave is produced. For example, if you throw a stone into a pond of water, the ripples are produced, and that ripples actually carry the energy of that stone in radially outward direction. So wave is nothing but the effect of the disturbance. Okay. Now, now Christian Huygens gives some postulates regarding the wave theory of light. इसमें हम जो भी फिनोमेना पढ़ेंगे वेव थ्योरी में वो होंगी वेव नेचर से रिलेटेड, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ओके. सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिश्चियन हाइगन्स का पोस्टुलेट्स क्या थे और वो कैसे लाइट के नेचर को देखते थे. ओके. सो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ. देखो, ये सपोज करो कि एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, ठीक है. एक आपने इसमें थ्रोन फेंका, सॉरी एक स्टोन फेंका. हुआ क्या कि इससे रिपल्स प्रोड्यूस हुए कुछ इस तरीके से. तो होता क्या है कि हर एक मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं. जब उसमें डिस्टरबेंस होती है तो वो पार्टिकल, सपोज करो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है कुछ अमाउंट में, ठीक है. तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस तरीके से रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये पार्टिकल का बेसिकली एक एनवेलप होता है जो कि इस तरीके से चलता है ऐसे. ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है. तो जब भी वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस हुआ तो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं क्रेस्ट. और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि ये है उसको कहते हैं ट्रफ. तो हम यहाँ पे लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो लाइट जो है एक ट्रांसवर्स नेचर शो करता है जिसकी वजह से उसमें क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होते हैं. तो लाइट बेसिकली इस फॉर्म में ट्रेवल करता है जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है क्रेस्ट, जहां पे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. सपोज करो ये हमारा रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन से जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं ट्रफ. ठीक है. ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ. ठीक है. तो जब भी वेव ट्रेवल करती है वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे ट्रेवल करती है और वेव इस तरीके से प्रोड्यूस होती है. नाउ क्रिश्चियन हाइगन्स ने ये कहा कि सपोज करो कि एक वेव ऐसे गई, एक वेव ऐसे गई, एक वेव ऐसे गई और ये वेव कहाँ से निकल रही है. मान लो यहाँ पे कोई वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस हुआ किसी मीडियम में, ठीक है. तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे पार्टिकल जो होगा, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, वो पार्टिकल सेम फेज में होंगे. सेम फेज का क्या मतलब है कि उस रेफरेंस लाइन से एक पर्टिकुलर एंगल पे होंगे. ठीक है. उनका डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा. तो होता क्या है कि जब इन
पार्टिकल्स के लोकस को जब आप मिलाते हो कंटिन्यूअस, तो एक जो है लोकस तैयार होता है जिसको हम कंटिन्यूअस लोकस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। वो वेव फ्रंट क्या होता है? वो वेव फ्रंट ये बताता है कि इस वेव फ्रंट पे आने वाले जो भी पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम फेज में होंगे। तो वेव फ्रंट इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट, ओके, विच वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ओके, नाउ वेव फ्रंट कई तरीके के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोर्सेज, द वेव फ्रंट आर ऑफ वेरियस टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पॉइंट डिस्टर्बेंस हो रहा है कहीं पे, मान लो एक पॉइंट में आपने एक स्टोन को फेंका, तो इससे जो डिस्टर्बेंस या जो वेव फ्रंट निकलेगी वो स्फेरिकल निकलती है इस तरीके से, ऐसे। और ये ऐसे कैसे निकल रही है, यहाँ पे ध्यान दो, ये वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे करते हैं। ठीक है। अब इस वेव फ्रंट पे, यहाँ इस वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी फेज सेम होगा उनका। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल होता है। अगर हमारे पास एक लीनियर सोर्स है लाइक इस तरीके से, तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक सिलेंडर बनेगा, क्योंकि वेव ऐसे ऐसे निकलेंगे ना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्टुलेट्स थे जो कि क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिए थे हमें। देखो, क्रिश्चियन हाइगेंस ने ये कहा कि जो वेव फ्रंट है, मान लो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है एक नए सोर्स की तरह काम करता है, जो कि दूसरे वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब दूसरा वेव फ्रंट बनाओगे कैसे? वो पोस्टुलेट्स में ये कहा गया है कि इस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो इस वेव फ्रंट पे, वहां पे एक, मान लो कि हमें अब वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो कुछ टाइम लगेगा, किसी लेटर टाइम टी में हमें निकालना है कि वेव फ्रंट का इन्वेलप कैसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो लाइट की बात हो रही है ना, सपोज करो यहाँ पे सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है। ठीक है, अब जो ये वेव फ्रंट है एक टी इक्वल टू टी नॉट पे यहाँ था, टी इक्वल टू टी पे हमें निकालना है, तो इतने टाइम में, टी इक्वल टू टी टाइम में, वो वेव फ्रंट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वेलोसिटी सी है, स्पीड ऑफ लाइट सी टी। तो क्या करो, इस पॉइंट से ना सी टी रेडियस का एक हेमिस्फेयर ड्रॉ करो। इस पॉइंट पे भी सी टी रेडियस का एक हेमिस्फेयर, इस पॉइंट से भी हेमिस्फेयर, इस पॉइंट से भी हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, सी टी कितने रेडियस का? सी टी। फिर क्या करो, इनके जो ये है ना, इन स्फेयर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उन सबको मिला दो। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा, और एक नया हमें वेव फ्रंट दे देगा एट सम लेटर टाइम टी। ठीक है, तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट तो ये था कि हर एक पॉइंट उस वेव फ्रंट पे एक सोर्स की तरह काम करेंगे, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पे वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि क्या होता है। अब एक चीज बताओ, अगर सपोज करो यहाँ पे एक मीडियम है, ये एक मीडियम है कोई, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, हमने क्या किया कि इस इस पोर्शन में, उस मीडियम के इस पोर्शन में हमने कुछ डिस्टरबेंस दिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे किक किया या कुछ फेंक दिया या ऐसे हिट कर दिया, तो उससे वेव प्रोड्यूस होगी। अब वो वेव जो है जैसे जैसे इस पॉइंट के करीब पहुंचेंगी, तो क्या करेंगे, ये वेव जो है इस पॉइंट को अफेक्ट करेगा, इस पार्टिकल को, और इस पार्टिकल को अपने मेन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस कर देगा। लेट सपोज बाई वन डिस्टेंस वो डिस्प्लेस कर दिया इस पार्टिकल को। पार्टिकल कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। एक दूसरी वेव है जो इधर से आ रही है, वो भी वही काम कर रही है, इस पार्टिकल को हिट कर रही है, वो y2 डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रही है। एक और वेव है जो आ रही है और इस पार्टिकल को y3 डिस्प्लेसमेंट कर दे रही है उसमें। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मान लो कि इसमें कई सारी वेव जो है इस रीजन में ट्रेवल कर रही है और उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन सभी वेव की वजह से?
तो वो कॉन्सेप्ट जो है एक प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया, विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, which tells us that when a number of waves traveling in a region passes through a point where a particle exists, okay, then the resultant displacement of that particle due to all the waves is equal to the algebraic sum of the displacement produced by individual wave. मान लो कि सभी वेव लगा दिए तो इस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ हमारा y, ठीक है। ये जो होगा इंडिविजुअल वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है y1, उसके बाद y2, y3, जितनी वेव है उसको ऐड इसमें करते जाओगे। तो ये एक बहुत ही बेसिकली ये बेस है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ, इसको ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी वेरी फेमस फिनोमिना and a very famous experiment which is called interference of light, and the experiment is called Young's double slit experiment. Okay, so this is the first phenomena which is observed on the basis of wave theory of light. This is the diagram. Let's suppose there is a source, monochromatic source. What is monochromatic source? Monochromatic source is a source which produces a light of single wavelength. एक ही wavelength हो उसमें, सपोज करो कि हमारे पास सोडियम वेपर लैंप है, ठीक है। एक यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे दो स्लिट्स है S1 एंड S2, ठीक है, और ये एक स्क्रीन है। अब होता क्या है कि when two light wave traveling in same direction superimpose on each other, then the intensity get redistributed in the region of superposition, becoming maximum at some point and minimum at other point. एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एक मान लो ये वेव है, इस वेव को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट को a sin ओमेगा t, यही होता है ना। तो जो इस वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो हमेशा ध्यान रखना कि वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कोई भी वेव हो उसका एक डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होगा, उसको किसी वेव से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जो इंटेंसिटी होगी उस वेव की वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि एक वेव यहाँ से निकल रही है S1 स्लिट से, एक S2 स्लिट से, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो सुपर इम्पोज करती हैं तो होता क्या है कि जैसे ही सुपर इम्पोज करती हैं और हम इसको स्क्रीन में ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिल रहे हैं। फ्रिंज मतलब पैटर्न होता है, कहीं ब्राइट पैटर्न देखने को मिल रहा है, कहीं डार्क पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? देखो, हमको एक चीज पता है कि लाइट जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर कोई पार्टिकल है किसी रीजन में, सपोज करो एक क्रेस्ट जो आया वो इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लेके चला गया, मान लो y1 डिस्प्लेसमेंट कर दिया, एक दूसरा क्रेस्ट और आया इसको और डिस्प्लेस कर देगा, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा ना। मतलब क्या हुआ कि जब एक लाइट का क्रेस्ट दूसरे लाइट के क्रेस्ट पे फॉल होता है तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है और वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वेव ये हुआ और उसी फॉर्मेट में दूसरा वेव भी ट्रेवल कर रहा है, या एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ पे सुपर इम्पोज कर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही फिनोमिना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जहाँ पे दो लाइट वेव, हाँ एक चीज है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और सेम फेस डिफरेंस पे होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एक लाइट वेव अगर इस एक्सप्रेशन से दिया जा रहा है ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरा वाला भी कुछ इसी फॉर्मेट में हो, एक कांस्टेंट फेज के साथ। फेज ना भी हो तो चलेगा लेकिन एक कांस्टेंट फेज हो, ये वैरी नहीं करना चाहिए, तभी हम ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक लाइट वेव निकला, दो लाइट वेव निकले, एक दूसरे को सुपर इम्पोज किए। अब जहां जहां क्रेस्ट से क्रेस्ट पे सुपर इम्पोजिशन होगा वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा, और जहां पे क्रेस्ट से ट्रफ का सुपर इम्पोजिशन होगा वहां पे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, और ये इसी को कहते हैं हम क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्योंकि जब स्क्रीन पे हम देखते हैं ना ऐसे चीज को, तो हमें क्या मिलता है, इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। देखो, इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। ये मान लो हमारे पास एक्सिस है तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ऐसे ऐसे, ये पैटर्न होता है इंटरफेरेंस का। ये सेंटर पार्ट हो गया जो कि ये ब्राइट को बताता है, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सॉरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, डार्क, ये ऐसे करके,
ठीक है, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। अभी मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। तो याद रखना, कभी भी दो लाइट वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, तो होता क्या है कि क्रेस्ट जो है क्रेस्ट के साथ कहीं किसी रीजन में सुपर इम्पोज करता है, किसी रीजन में क्रेस्ट जो है ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करता है। तो जिस रीजन में क्रेस्ट जो है क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोजिशन करता है, उस रीजन में क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पे क्या होता है, वहां पे एक क्रेस्ट जो है दूसरे ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज करता है। सिंपल सी चीज है ना, एक पार्टिकल है, एक क्रेस्ट इस तरीके से है, इस पार्टिकल को ऊपर उठा दिया और एक ट्रफ आया तो वापस इस पार्टिकल को उसी पोजीशन पे लेते आएगा ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका थोड़ा सा हम हल्का सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसकी थ्योरीज क्या क्या है। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, अभी सिंपल सी चीज हम देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास पहला लाइट वेव है जो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, S1 स्लिट से, वो इस फॉर्मेट में है, साइन ओमेगा टी। और जो दूसरा वाला वेव है वो इस फॉर्मेट में निकल रहा है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट हो गए हमारे पास। अब हमने क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 और y2 का, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा y1 प्लस y2। ना y इज व्हाट, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू व्हाट, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको ब्रेक कर लो साइन a प्लस बी से, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब एक चीज देखो, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव, ये और ये वाला टर्म कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये कांस्टेंट है, ये तो एम्पलीट्यूड है ना, और कॉस फाइव भी कांस्टेंट होगा क्योंकि अभी मैंने बोला है कि इंटरफेरेंस पैटर्न शो करने के लिए जो हमारा फेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक नया टर्म अज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लो कि a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। अब इसकी जगह पे ये रखोगे तो देखो a बाहर हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या हो जाएगा नेट हमारा डिस्प्लेसमेंट, a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा उस पार्टिकल का जो उस मीडियम में होंगे। ठीक है, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये अभी ये नहीं शो कर रहा है। अभी हम इसका एक रिलेशन निकालेंगे जिससे पता लगेगा कि क्या कंडीशंस होंगी इस एंगल की, जिससे हमें पता लगेगा कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कब डिस्ट्रक्टिव। हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं दो वेव का। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखो, ए कॉस थीटा किसके बराबर है, ए कॉस थीटा a1 प्लस a2 कॉस फाइव और a साइन थीटा जो है a2 साइन फाइव। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है, चलो देखो, तो ये हो गया, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट याद रखना ये इस फॉर्म में है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अभी मैंने एक चीज बताया कि जो इंटेंसिटी होगी उस वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो ये रहा, इसमें अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बताओ के स्क्वायर क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी, ये पहले वाली वेव की इंटेंसिटी हो गई, ये दूसरे वाली वेव की इंटेंसिटी होगी। और देखो के ए वन
A2 को क्या ऐसे लिख सकते हो, रूट के A1 रूट के A2 ऐसे लिख सकते हो। तो ये पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का हो गया ना इंटेंसिटी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2√I1 I2 cos फाइव। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी इंटरफेरेंस की वजह से वो I1 प्लस I2 होगी, दोनों इंडिविजुअल इंटेंसिटी को जोड़ दो और एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इसी की वजह से क्या होता है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इन दोनों स्लिट्स में से एक भी स्लिट आप बंद कर लोगे तो हमें नॉर्मल सा एक एक ब्राइट लाइट दिखेगा कहीं पे। ठीक है, लेकिन इस इंटरफेरेंस टर्म की वजह से ही ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और ये स्लिट को कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि यहाँ से जो लाइट है इस पे जो पड़े वो सेम टाइम पे पड़े और यहाँ से जो लाइट निकले वो सेम फ्रीक्वेंसी के निकले, जिसकी वजह से इस S1 और S2 को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि दो लाइट सोर्स प्रोड्यूस हो सेम लाइट से, दो लाइट सोर्स काम कर रहे हैं ना एक ही सोर्स से, और दोनों लाइट सोर्स से क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो सेम रह रही है। सो इफ a source if there are two sources which produces light of same frequency is known as coherent sources. ओके, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब एक चीज बताओ, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब cos फाई मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगी, जब cos फाई मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम जहाँ पे इंटेंसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे cos फाई मिनिमम होगा उसको हम क्या कहेंगे, डार्क फ्रिंजेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया, देखो कंडीशंस थोड़ा देख लेते हैं, बस उसके बाद अगले लेक्चर में फिर हम करेंगे थोड़ा सा। हमारे पास ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव। देखो cos फाइव मैक्सिमम, इसकी वैल्यू क्या होती है cos फाइव की, 1 होती है ना। तो cos फाइव क्या इस फॉर्मेट में होगा, cos 2n पाई में 0 2 पाई 4 पाई, इसी पे तो 1 होता है ना। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई। मतलब क्या हुआ, फाई जो है फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का। याद रखना S1 से, ये S1 स्लेट है मैं समझा दे रहा हूँ, ये स्क्रीन है, एक S1 से लाइट इधर जा रही है और S2 से इसी पॉइंट पे लाइट जा रही है। तो फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है, याद रखना ये जो है पहला वाला रेस तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूसरा वाला रेस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो वही बता रहा है कि अगर दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर 2n पाई के मल्टीपल में है तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस ही मिलेंगे उस पोजीशन पे। अब इसको फेज डिफरेंस से समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज कितना होगा 2 पाई। अरे सिंपल सी बात है ना, देखो ऐसे कर लो, ऐसे। अब देखो लैम्डा क्या होता है, यही तो होता है वेवलेंथ, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हुआ वेव एक कंप्लीट साइकिल में, लैम्डा। और इस नीचे वाले को उठा के तुम यहाँ लगा दोगे, इस नीचे वाले को उठा के ऐसे नहीं यहाँ पे, तो ये क्या एक सर्कल पाथ नहीं बन गया 2 पाई का, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो लैम्डा में कितना फेज होता है 2 पाई, एक वेवलेंथ में कितना फेज होगा 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो मान लो पी वेवलेंथ का निकालना है, उसके लिए फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी, और इतने में फेज कितना है फाई का आ रहा है। मान लो कि इसके रिगार्डिंग जो फेज सॉरी पाथ डिफरेंस है वो पी है। ठीक है, तो पी में कितना फेज आएगा वो तो ऐसे निकल गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी, यही तो इसके बराबर आ रहा है। चलो तो यहाँ से कॉन्सेप्ट देख लो, 2 पाई पी अपॉन लैम्डा ये किसके बराबर होगा, फेज डिफरेंस के बराबर, जो कि है 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, p इक्वल टू एन लैम्डा। मतलब ये हुआ कि जो दोनों वेव यहाँ से निकल रही हैं, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, और ये जो थोड़ा सा पाथ डिफरेंस आ रहा है, अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के मल्टीपल में है, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो हमें हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लें,
अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करोगे तो cos फाई किसके बराबर हो जाएगी, -1। और -1 किसके बराबर होता है, याद रखना फाई जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है cos 2n-1 इंटू पाई के बराबर होगा, है ना। अगर n इक्वल टू 0 रखोगे तो n इक्वल टू सॉरी 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई मतलब -1, तो 2n-1 इंटू पाई हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि जो पाथ डिफरेंस होगा 2 पाई पी अपॉन लैम्डा होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा 2n-1 इंटू पाई, पाई से पाई गया, p इज इक्वल टू वॉट, n-1/2 इंटू लैम्डा। तो अगर पाथ डिफरेंस जो है इस मल्टीपल में हो, इसका मतलब क्या है, λ/2, उसके बाद क्या है 3λ/2, 5λ/2, इस मल्टीपल में अगर दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो है अगर, तो हमें क्या मिलेगा, एक डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीजें थी। अगले लेक्चर में मैं अच्छे से थ्योरी बताऊंगा इंटरफेरेंस का क्या होता है, इसकी थ्योरीज क्या क्या होती हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि अगर इस यहाँ इनके बीच में कोई एक स्लिट रख दी जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, इसका मैं पैटर्न बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको स्क्रीन डिस्टेंस कहते हैं, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होने वाले हैं, सो इसलिए सब्सक्राइब और शेयर करिए हमारे चैनल को, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।